हेलो स्टूडेंट। आज हम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से संबद्ध राजकीय महाविद्यालय सिरोही में अध्ययनरत नियमित छात्र छात्राओं के लिए बीए द्वितीय वर्ष कला भूगोल के सिलेबस के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि आपने बीए प्रथम वर्ष में 2 पेपर भूगोल विषय के दिए होंगे, साथ में एक प्रैक्टिकल पेपर भी था। ठीक इसी प्रकार बीए द्वितीय वर्ष में भी आपके 2 पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, साथ में 60 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पेपर फर्स्ट के बारे में बड़े ही विस्तृत रूप से इसके पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और जान पाएंगे कि हमें द्वितीय वर्ष भूगोल की इस कक्षा में किन किन पहलुओं का बड़े विस्तृत रूप में अध्ययन करना है। तो आप देखेंगे कि बीए द्वितीय वर्ष में जो आपका प्रथम पेपर भूगोल का रहेगा वो रहेगा वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी, अर्थात विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, या हम इसको विश्व का प्रादेशिक भूगोल भी कह सकते हैं। अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा यूनिट वाइज कि किस प्रकार से विश्व के क्षेत्रीय भूगोल का हमें अध्ययन करना है और किन किन चैप्टरों का समावेश किया गया है। इसी प्रकार आपका पेपर सेकंड, जिसका हम अगले वीडियो में बड़े विस्तृत ढंग से विवेचन करेंगे, पेपर सेकंड में आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी पढ़नी है, अर्थात विश्व का आर्थिक एवं संसाधन भूगोल। इस बारे में हम सेकंड पेपर में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में उसका देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम पेपर फर्स्ट में विश्व के प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करेंगे और यह प्रथम प्रश्न पत्र भी प्रमुखतः 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है और विश्व के जो प्रमुख 7 महाद्वीप है, इन महाद्वीपों में से प्रमुख देशों का हमें अध्ययन करना है, अर्थात उस संबंधित देश की भौतिक जानकारियों का हमें अध्ययन करना है। तो देखिए, आप देख पाएंगे अगली स्लाइड में कि ये यूनिट जो प्रथम है उसमें आपको एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ना है और एशिया महाद्वीप में ही प्रमुखतः देश है जापान। इस जापान से संबंधित विभिन्न भौगोलिक पहलुओं का हमें अध्ययन करना है। अब देखिए, इस पहली यूनिट में प्रमुखतः 5 भाग किए हुए हैं, ए, बी, सी, डी और ई। अब देखिए, पहला जो जापान के बारे में हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें लिखा है कि जियोग्राफिकल लोकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जापान इन एशिया, अर्थात एशिया महाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में जापान की भौगोलिक अवस्थिति और उसका महत्व क्या है। अर्थात एशिया महाद्वीप में जापान की अवस्थिति कौन सी दिशा में है, उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है और इसका क्या महत्व है। आपको पता ही होगा कि जापान एक द्वीपीय देश है जो असंख्य छोटे मोटे द्वीपों से मिलकर बना है और यह एशिया के पूर्वी भाग में अवस्थित है और इसी जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। तो इसके लोकेशन के बारे में और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड टॉपिक है वो है फिजिकल डिवीजन, ड्रेनेज एंड क्लाइमेट ऑफ जापान। अब देखिए, ये आप मैं पॉइंटर जहाँ रख रहा हूँ, फिजिकल डिवीजन अर्थात भौतिक विभाग, जापान का प्रादेशिक विभाजन कैसा है, भौतिक विभाजन कैसा है, वहाँ पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, इनकी क्या अवस्थिति है, उसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब अपवाह प्रणाली कैसी है, वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है, आदि पहलुओं का हमें अध्ययन करना है। फिर यूनिट फर्स्ट का जो थर्ड चैप्टर है वो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अर्बेनाइजेशन, अर्थात जापान की जनसंख्या का वितरण कैसा है और वहाँ पर नगरीकरण की क्या प्रवृत्ति है।
आपको विदित ही होगा कि जापान एक बहुत बड़ा औद्योगिक और विकसित राष्ट्र है। भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत न्यून क्षेत्रफल होने के बावजूद औद्योगिक दृष्टि से और इकोनॉमिक दृष्टि से काफ़ी पावरफुल कंट्री माना जाता है। तो इसकी पॉपुलेशन के बारे में हमें पढ़ना है और वहाँ नगरीकरण की क्या प्रवृत्ति रही है। अगला, हॉर्टिकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वहाँ पे एग्रीकल्चर में जो हॉर्टिकल्चर का क्या कंसेप्ट है और जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों की क्या अवस्थिति है। प्राकृतिक संसाधन में मुख्यतः आपको दो पढ़ने हैं, एक तो वेजिटेशन यानी वहाँ की वनस्पति किस प्रकार की है। तो इस वनस्पति का निर्धारण चूंकि वहाँ की जलवायु दशाओं के आधार पर होगा, और जलवायु हम देखिए यहाँ पढ़ेंगे क्लाइमेट। यदि क्लाइमेट हमें अच्छे से समझ में आ गई तो वहाँ पर वहाँ की वेजिटेशन का हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, वहाँ की वनस्पति किस प्रकार की होगी। क्योंकि मुख्यतः जो प्राकृतिक वनस्पति होती है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है, जलवायु। जलवायु में भी दो घटक, एक तापक्रम और एक आर्द्रता अर्थात बरसात। तो हम चूंकि पहले ही क्लाइमेट पढ़ लेंगे तो हमें ये जो प्राकृतिक वनस्पति का जो टॉपिक है वो बहुत ही ईजी लगेगा। इसके अलावा हम नेचुरल रिसोर्स में पढ़ेंगे मेजर मिनरल्स, अर्थात वहाँ प्रमुख खनिज संसाधन कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और अंत में पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जापान, अर्थात जापान के औद्योगिक प्रदेश किस किस क्षेत्र में अवस्थित है, उनका प्रमुखतः क्या नाम है और किस प्रकार की इंडस्ट्री वहाँ पर अवस्थित है, ये पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम यूनिट सेकंड में एक नया महाद्वीप और उसमें एक नया देश लेंगे। और देखिए ये आ गया दूसरा प्रमुख महाद्वीप है एशिया, क्योंकि माफ कीजिए ये अफ्रीका दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम महाद्वीप एशिया माना जाता है। और एशिया में हमने जापान पढ़ा, और दूसरा जो प्रमुख महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है अफ्रीका। और अफ्रीका में हमें पढ़ना है किसको, इजिप्त को। इजिप्त का मतलब मिस्र देश, जैसे हम भारत को इंडिया बोलते हैं ना, ठीक इसी प्रकार मिस्र को इजिप्त बोला जाता है। और ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भूभाग में अवस्थित है। और इसके एकदम उत्तर में भूमध्य सागर की अवस्थिति है, और इसके उत्तरी पूर्वी और पूर्वी भाग में स्वेज नहर, नाम सुना होगा आपने, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है स्वेज नहर, उसकी अवस्थिति यहीं पर है। और वर्तमान में स्वेज नहर पर इसी मिस्र देश का आधिपत्य है। पहले यूनाइटेड किंगडम का था अर्थात ब्रिटेन का था, अब इजिप्त का ही उस पर नियंत्रण है स्वेज नहर पे। तो क्योंकि इस देश के बारे में भी देखिए ये जो विभिन्न पहलू दिए हुए हैं, 5 भाग इसके भी दिए हैं, इनका हमें अध्ययन करना है। पहला है जियोग्राफिकल लोकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इजिप्ट इन अफ्रीका। ठीक वही जो जापान के बारे में हम पढ़ते थे कि इस मिस्र की जो जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, भौगोलिक अवस्थिति क्या है, और उसका अफ्रीका के संदर्भ में क्या महत्व है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा है फिजिकल डिवीजन, मिस्र का भौतिक विभाजन पढ़ना है। वहाँ पर्वत पठार मैदानों की क्या अवस्थिति है, कितना प्रतिशत भाग मैदान है, कितना प्रतिशत भाग पठारी है, ये सब पढ़ेंगे। वहाँ की ड्रेनेज और क्लाइमेट के बारे में हमें पढ़ना है, अर्थात वहाँ की अपवाह प्रणाली, नदियों की झीलों की क्या अवस्थिति है, वहाँ की क्लाइमेट जलवायु की क्या स्थिति है, बरसात का वितरण कितना है, आर्द्रता की क्या स्थिति रहती है, तापमान की क्या कंडीशंस रहती है, वो सारी इसमें पढ़ेंगे अपन क्लाइमेट में। देखिए बच्चों, यदि आपको किसी क्षेत्र की किसी देश की क्लाइमेट यदि अच्छे से समझ में आ जाए तो आने वाले काफ़ी टॉपिक आपको आसान लगेंगे, क्योंकि वनस्पति का निर्धारण इस क्लाइमेट से होता है। और वनस्पति किसी देश की एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन मानी जाती है, वहाँ की जैव विविधता की एक पूंजी मानी जाती है, वहाँ के वन्य जीवों का निर्धारण इसी से हो जाता है। और विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो लाभ है वो उस देश की वनस्पति से प्राप्त होते हैं। तो हमें क्लाइमेट और वनस्पति को जोड़ते हुए पढ़ना है। आगे आएगा, ये देखिए आ गया, ये वेजिटेशन यहाँ पर है। और मेजर मिनरल्स, ठीक जो जापान में हमने पढ़े थे, यहाँ भी प्राकृतिक वनस्पति पढ़नी है और प्रमुख मिनरल्स भी पढ़ने हैं। इसी में भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है और नेचुरल रिसोर्स, सेम टॉपिक। तो आप देखेंगे कि जापान और मिस्र की जो भौगोलिक जो जानकारियां हैं वो लगभग मिलती जुलती हैं। डी में आप देखेंगे मिस्र का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कितना है, और उसमें भी किसमें
इन नील वैली, जो नील नदी की घाटी है, आपको पता ही होगा कि ये नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये अफ्रीका महाद्वीप में ही अवस्थित है, मध्य अफ्रीका से उत्पन्न होकर, और ये उत्तर की ओर बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है और इसके डेल्टाई भाग में ही इस मिस्र देश की अवस्थिति है। आपने इतिहास की बुकों में छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं, अर्थात इस नील नदी का जो डेल्टाई भाग है वो इसके द्वारा जमाई गई जलोढ़ मिट्टी से ही बना है और वो मैदानी भाग नील नदी घाटी कहलाता है। और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में चावल और कपास की कृषि की जाती है। तो जो एग्रीकल्चर वाला कंसेप्ट है वो मुख्यतः नील नदी पर ही निर्भर करता है मिस्र में। इसके बाद एक देखो, नील नदी पर एक आसवान प्रोजेक्ट और इरिगेशन प्रोजेक्ट, आसवान और इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये जो आसवान एक बहुत बड़ा बांध बनाया हुआ है नील नदी पर, और यहाँ पर सिंचाई प्रणाली का विकास किया गया है। तो ये आसवान बांध के बाद में बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्थात औद्योगिक विकास। ये हम पढ़ेंगे कि नील नदी में मिस्र में कितना औद्योगिक विकास हुआ है। तो ये यूनिट सेकंड हो गई। अब देखिए यूनिट थर्ड में नए महाद्वीप के साथ नए देश से आपको